नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संसदीय समितियों की दुनिया में। नमस्कार। ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, सोचिए हमारी संसद कितनी बड़ी है, कितने सांसद और मुद्दे तो अनगिनत। बिल्कुल, और संसद का काम भी बहुत फैला हुआ है, जटिल है और सच कहें तो काफी भारी भरकम भी। तो क्या इतने बड़े पैमाने पर हर कानून, हर नीति, हर खर्चे पर एकदम बारीकी से नजर रखना, उस पर ठीक से बहस करना, क्या ये मुमकिन हो पाता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर सदन के पास इतना समय नहीं होता या फिर हर विषय की वो खास जानकारी, वो विशेषज्ञता नहीं होती कि हर मामले की गहराई तक जाया जा सके। बिल्कुल, और शायद यही पर संसदीय समितियों का रोल आता है। एकदम सही। यहीं पर ये समितियां तस्वीर में आती हैं। ये वो जरूरी औजार है, एक तरह का मैकेनिज्म जो संसद को अपना काम बेहतर और प्रभावी ढंग से करने में मदद करती हैं। अच्छा, तो आज हम इन्हीं समितियों के कामकाज को, उनकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। जी। और ये चर्चा आधारित है एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी के 8वें संस्करण के अध्याय 24 पर। हाँ, वो काफी मानक स्रोत है इस विषय के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समितियां होती क्या हैं? संविधान में इनके बारे में क्या कहा गया है? देखिए, संविधान में कई जगहों पर इन समितियों का जिक्र तो है, हम्म। लेकिन उनकी बनावट कैसी होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, वो काम कैसे करेंगी, इस सब पर कोई खास प्रावधान नहीं है। अच्छा, तो फिर ये तय कैसे होता है? ये सब बातें संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा हम्म। अपने अपने नियमों रूल्स ऑफ प्रोसीजर से तय करते हैं। तो फिर संसदीय समिति कहेंगे किसे? कोई एक परिभाषा होगी? हाँ, नियमों में इसकी एक स्पष्ट परिभाषा है। एक संसदीय समिति वो है जो आप कह सकते हैं 4 शर्तें पूरी करे। 4 शर्तें कौन सी? पहली, कि उसे सदन ने नियुक्त किया हो या चुना हो, या फिर उसे स्पीकर लोकसभा में या सभापति राज्यसभा में नामित किया हो। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी, वो स्पीकर या सभापति के निर्देशन में ही काम करे, मतलब उनके अंडर। तीसरी, वो अपनी रिपोर्ट या तो सदन को सौंपे या फिर स्पीकर या सभापति को। रिपोर्ट देना जरूरी है। जी। और चौथी, उसके कामकाज के लिए जो भी स्टाफ चाहिए मतलब सेक्रेटेरिएट, वो लोकसभा या राज्यसभा मुहैया कराए। अच्छा, तो ये चारों शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। जी हाँ, चारों। अगर कोई समिति इन चारों शर्तों को पूरा करती है तभी वह संसदीय समिति कहलाएगी। इसी से दिलवा शायद वो पॉइंट है जो आपने शुरू में कहा था परामर्शदात्री समितियों के बारे में। बिल्कुल, यही वो फर्क आता है। कुछ परामर्शदात्री समितियां यानी कंसल्टेटिव कमिटीज भी होती हैं, उनमें भी सांसद होते हैं। लेकिन वो संसदीय समितियां नहीं है, क्योंकि वो ये चारों शर्तें पूरी नहीं करती। हम इस पर बाद में थोड़ी और बात करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इन संसदीय समितियों के अलग-अलग प्रकार समझें, उनकी बनावट देखें और सबसे जरूरी उनके काम क्या हैं ये जानें। हाँ, ताकि ये पता चले कि संसद को चलाने में इनकी असल भूमिका क्या है। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत करते हैं इनके प्रकारों से। मोटा मोटा कितने तरह की होती हैं समितियां? मुख्य रूप से इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, स्थायी समितियां यानी स्टैंडिंग कमिटीज और तदर्थ समितियां यानी एड हॉक कमिटीज। स्थायी और तदर्थ। स्थायी मतलब परमानेंट और तदर्थ मतलब टेम्पररी। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। स्थायी समितियां, जैसा नाम से ही जाहिर है, स्थायी प्रकृति की होती हैं, मतलब वो भंग नहीं होती, लगातार बनी रहती हैं। हर साल बनती हैं या कैसे? हाँ, वो हर साल या समय समय पर गठित होती हैं और निरंतर आधार पर काम करती रहती हैं। और तदर्थ वाली? तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं, टेम्पररी। हाँ। उन्हें किसी खास काम, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है वो समिति खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त। समझ गया। स्थायी जो हमेशा है, तदर्थ जो काम खत्म होने तक है। जी। तो पहले स्थायी समितियों पर ही ध्यान देते हैं क्योंकि ये लगातार काम कर रही हैं। इन्हें भी आगे बांटा गया है क्या, काम के हिसाब से? हाँ, बिल्कुल। स्थायी समितियों को उनके काम की प्रकृति के आधार पर हम कह सकते हैं 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। 6 श्रेणियां। चलिए फिर पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी से शुरू करते हैं, वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमिटीज। पैसे कौड़ी का मामला है तो ये तो जरूरी होंगी ही। यकीनन, ये संसद की कुछ सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर समितियों में गिनी जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से 3 समितियां आती हैं। 3 कौन कौन सी? पहली है लोक लेखा समिति, जिसे पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं। दूसरी है प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी, और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स।
ठीक है। पीएसी, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम। तो शुरुआत पीएसी से करते हैं, लोक लेखा समिति। ये नाम काफी सुना है। ये काफी पुरानी समिति है क्या? हाँ, पीएसी का इतिहास काफी पुराना है। इसका गठन पहली बार 1921 में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रावधानों के तहत। अच्छा, आजादी से भी पहले। जी, और आज की तारीख में इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य, दोनों सदनों से। हाँ, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। और ये सदस्य चुने कैसे जाते हैं? इनका चुनाव हर साल होता है। संसद के सदस्य अपने में से ही इन सदस्यों को चुनते हैं और इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत का इस्तेमाल होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए। अच्छा, वो वोटिंग का खास तरीका। हाँ, ताकि सभी पार्टियों को उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। और कोई मंत्री इसका सदस्य बन सकता है? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण नियम है। कोई भी मंत्री पीएसी का सदस्य नहीं बन सकता। और इसका अध्यक्ष सुनाए वो विपक्ष से होता है। हाँ, ये एक स्थापित परंपरा है 1967 से। समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, सदस्यों में से ही। लेकिन परंपरा ये है कि अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ये क्यों? ताकि निष्पक्षता रहे। बिल्कुल। सरकार के खर्चों की जांच करनी है तो अगर अध्यक्ष विपक्ष का होगा तो माना जाता है कि जांच ज्यादा निष्पक्ष और पैनी होगी। ठीक है, तो अब आते हैं इसके काम पर। पीएसी असल में करती क्या है? देखिए, इसका मुख्य काम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की जो सालाना ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं उनकी जांच करना। सीएजी की रिपोर्ट? सीएजी तो सरकार के खर्चों का ऑडिट करता है ना? जी हाँ, सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चों का लेखा जोखा रखती है, ऑडिट करती है। फिर वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। पीएससी का काम उन्हीं रिपोर्ट्स की जांच करना है। तो ये सिर्फ ये देखती है कि हिसाब किताब सही है या नहीं, या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ हिसाब किताब नहीं। पीएससी सार्वजनिक व्यय की जांच सिर्फ कानूनी और औपचारिक नजरिए से नहीं करती कि कोई तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं है, बल्कि वो ये भी देखती है कि पैसा खर्च करने में किफायत, इकोनॉमी, प्रूडेंस, बुद्धिमत्ता, विजडम और औचित्य, प्रोप्राइटी का ध्यान रखा गया या नहीं। मतलब पैसा सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं? हाँ, और सिर्फ सही तरीके से ही नहीं बल्कि समझदारी से खर्च हुआ या नहीं। कहीं बर्बादी तो नहीं हुई, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कहीं भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची या अक्षमता तो नजर नहीं आ रही। इन सब पहलुओं पर पीएससी गौर करती है। ये तो काफी गहराई से जांच हुई। जी, वो सरकार के विनियोग खातों, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और वित्त खातों, फाइनेंस अकाउंट्स दोनों की जांच करती है। विनियोग खाते बताते हैं कि संसद ने जिस काम के लिए जितना पैसा मंजूर किया था, क्या वास्तविक खर्च उसी के हिसाब से हुआ। और वित्त खाते सरकार की सालाना आमदनी और खर्च का पूरा ब्यौरा देते हैं। और इस काम में सीएजी की क्या भूमिका है? सीएजी इस पूरी प्रक्रिया में समिति की मदद करता है। उसे समिति का गाइड, मित्र और दार्शनिक भी कहा जाता है। सीएजी के ऑडिट पर ही तो पीएससी की पूरी कार्रवाई आधारित होती है। सुनने में तो ये समिति काफी शक्तिशाली लगती है। सरकार के खर्चों पर इतनी पैनी नजर। हाँ, है भी। एक पूर्व सीएजी अशोक चंदा ने कहा भी था कि ये समिति सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखने में एक ताकतवर शक्ति के रूप में उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी है। लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं, कोई कमजोरियां? हाँ, कुछ सीमाएं हैं, बिल्कुल है। जैसे पहली बात, ये सरकार की नीति या पॉलिसी के बड़े सवालों से नहीं उलझती। वो नीति पर सवाल नहीं उठा सकती, सिर्फ उस नीति के तहत हुए खर्च की जांच कर सकती है। अच्छा, नीति तय करना संसद का काम है, ये सिर्फ खर्च देखती है। जी। दूसरी सीमा, ये खर्च होने के बाद जांच करती है, इसीलिए इसे अक्सर पोस्टमार्टम कहा जाता है। ये नुकसान होने से रोक नहीं सकती, बस खर्च होने के बाद बता सकती है कि गड़बड़ हुई। मतलब घटना के बाद की जांच। हाँ। तीसरी बात, ये सरकार के रोजमर्रा के प्रशासन या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं दे सकती। और इसकी सिफारिशें क्या सरकार को माननी पड़ती हैं? नहीं, ये भी एक सीमा है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं। ये खुद किसी विभाग के खर्चे को रोक नहीं सकती या कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। ये सिर्फ संसद को रिपोर्ट करती है, अंतिम फैसला संसद ही लेती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो पीएसी हो गई खर्चे के बाद की जांच। अब दूसरी वित्तीय समिति
प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। इसका क्या काम है? प्राक्कलन समिति का काम पीएसी से थोड़ा अलग है। इसकी शुरुआत देखें तो 1921 की एक स्थायी वित्तीय समिति में इसकी जड़ें हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में पहली प्राक्कलन समिति 1950 में बनी थी। 1950 में? किसकी सिफारिश पर? तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर। शुरू में इसमें 25 सदस्य थे, 1956 में बढ़ाकर 30 कर दिए गए। और इसमें सदस्य कहाँ से आते हैं? ये इसकी सबसे खास बात है। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। क्या राज्यसभा से कोई नहीं? जी नहीं, इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इनका चुनाव भी हर साल होता है। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, उसी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। कार्यकाल 1 साल। और यहाँ भी वही नियम है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। और इसका अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करते हैं सदस्यों में से ही, और परंपरा के अनुसार अध्यक्ष आमतौर पर सत्ताधारी दल से होता है। ठीक है, तो पीएसी का अध्यक्ष विपक्ष से और प्राक्कलन समिति का सत्ता पक्ष से। अब इसका काम क्या है? ये क्या प्राक्कलन करती है? इसका मुख्य काम है बजट में जो अलग अलग मंत्रालयों के खर्चों के अनुमान पेश किए जाते हैं, उनकी जांच करना। बजट के अनुमानों की जांच? हाँ, और जांच इस नजरिए से करना कि सरकारी खर्चों में कैसे मितव्ययता यानी किफायत लाई जा सकती है। ये संगठन में सुधार, कामकाज में दक्षता यानी इफिशिएंसी और प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के सुझाव भी देती है। मतलब ये खर्च कम करने के तरीके सुझाती है? हाँ, और साथ ही प्रशासन को बेहतर बनाने के भी ये वैकल्पिक नीतियां भी सुझा सकती है, ताकि प्रशासन में कुशलता और बचत आए। ये भी देखती है कि जो पैसा मंजूर हुआ है वो अनुमानों में बताई गई नीति के दायरे में ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं। इसीलिए इसे निरंतर मितव्ययता समिति कहते हैं शायद। बिल्कुल, क्योंकि ये लगातार खर्चों में किफायत लाने के सुझाव देती रहती है। तो फिर पीएसी और इसमें मुख्य अंतर क्या हुआ? पीएसी भी तो बर्बादी रोकने की बात करती है। मुख्य अंतर फोकस का है। पीएसी का काम ज्यादातर पोस्टमार्टम जैसा है, खर्च होने के बाद उसकी जांच करना। प्राक्कलन समिति का काम ज्यादातर बजट पेश होने के बाद शुरू होता है। वो आने वाले खर्चों के अनुमानों को देखती है और उनमें बचत के रास्ते तलाशती है। अच्छा, एक भूतकाल देखती है, एक भविष्य के अनुमान। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति की भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे ये बजट अनुमानों की जांच तभी कर पाती है जब संसद में उन पर वोटिंग हो चुकी होती है, पहले नहीं। ये भी सरकार की नीति पर सवाल नहीं उठा सकती। इसकी सिफारिशें भी सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं। और ये हर साल सारे मंत्रालयों की जांच नहीं कर पाती। ये कुछ चुनिंदा मंत्रालयों या विभागों को ही जांच के लिए चुनती है। रोटेशन से धीरे धीरे सभी कवर होते हैं, लेकिन 1 साल में कुछ ही। पीएसी को तो सेजी की मदद मिलती है, इसे मिलती है नहीं। ये भी एक बड़ा अंतर है। प्राक्कलन समिति को सीएजी की वैसी विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध नहीं होती जैसी पीएसी को मिलती है, तो इसका काम भी काफी हद तक पोस्टमार्टम जैसा ही हो जाता है। समझ गया। तो ये 2 बड़ी समितियां हो गई। अब तीसरी वित्तीय समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये सरकारी कंपनियों यानी पीएसयूज के लिए है। जी हाँ, ये समिति सरकारी कंपनियों और निगमों के कामकाज पर नजर रखती है। ये 1964 में बनाई गई थी। 1964 में किसकी सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। शुरू में इसमें 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा। 1974 में सदस्य संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। तो इसमें दोनों सदनों से सदस्य हैं पीएसी की तरह? हाँ, बिल्कुल। चुनाव का तरीका भी वही है। हर साल संसद सदस्य अपने में से चुनते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, कार्यकाल 1 साल, मंत्री सदस्य नहीं बन सकते और अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करते हैं लोकसभा सदस्यों में से। और ये सरकारी कंपनियों में क्या दिखती है? उनके खाते? हाँ, ये सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयूज की रिपोर्ट्स और उनके खातों की जांच करती है। अगर कैग ने उन पीएसयूज पर कोई ऑडिट रिपोर्ट दी है तो उसकी भी जांच करती है। और क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात ये जांचती है कि क्या इन सरकारी कंपनियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट सही व्यावसायिक सिद्धांतों, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और समझदारी भरे वाणिज्यिक प्रथाओं, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के अनुसार हो रहा है या नहीं। मतलब क्या वो एक ठीक-ठाक बिजनेस की तरह चलाई जा रही हैं,
साथ ही उनकी स्वायत्तता और दक्षता, ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी को भी देखती है। अच्छा। इसके अलावा स्पीकर समय समय पर लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति के ऐसे काम भी इसे सौंप सकते हैं जो पीएसयू से संबंधित हों। क्या ये पीएसयू के हर मामले की जांच कर सकती है? नहीं, यहाँ भी कुछ सीमाएं हैं। ये सरकार की उन बड़ी नीतियों, मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी के मामलों में नहीं पड़ती जो पीएसयूज के सिर्फ व्यावसायिक या वाणिज्यिक कार्यों से अलग हों। ये कंपनियों के रोजमर्रा के प्रशासन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी दखल नहीं देती। और अगर किसी पीएसयू के लिए किसी खास कानून के तहत कोई अलग मशीनरी, जैसे कोई ट्रिब्यूनल या रेगुलेटर बनी हुई है किसी मामले पर विचार करने के लिए, तो ये समिति उस मामले को नहीं देखती। इसकी भी कुछ व्यवहारिक सीमाएं होंगी। हाँ, जैसे ये एक साल में बहुत सारी पीएसयूज की जांच नहीं कर पाती, आमतौर पर 10-12 ही हो पाती हैं। इसका काम भी काफी हद तक पोस्टमार्टम जैसा ही है। सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए बहुत गहरे तकनीकी मामलों में नहीं जा पाते। और हाँ, इसकी सिफारिशें भी सलाहकारी ही होती हैं, बाध्यकारी नहीं। ठीक है, तो ये थी 3 मुख्य वित्तीय समितियां, पीएससी, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम। बहुत महत्वपूर्ण काम है इनका। निसंदेह, ये संसद की वित्तीय निगरानी का आधार है। अब स्थायी समितियों की अगली श्रेणी कौन सी है? आपने कहा था 6 हैं कुल। हाँ, अगली और आजकल बेहद महत्वपूर्ण श्रेणी है विभाग संबंधित स्थायी समितियां, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, जिन्हें संक्षेप में डीआरएससीज कहते हैं। डीआरएससीज, ये तो नाम से ही लग रहा है कि ये अलग-अलग मंत्रालयों या विभागों से जुड़ी होंगी। बिल्कुल, यही इनका काम है। ये एक बड़ा सुधार था जो 1993 में लागू हुआ। 1993 में? हाँ, लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर। तब 17 डीआरएससी स्थापित की गई थी। फिर 2004 में 7 और समितियां बनाई गई, जिससे इनकी कुल संख्या 24 हो गई। 24 समितियां? ये तो काफी ज्यादा हैं। इन्हें बनाने का मुख्य मकसद क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कार्यपालिका, यानी सरकार या मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत और कारगर बनाना, खासकर वित्तीय जवाबदेही, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को। अच्छा, सरकार पर संसद का नियंत्रण और बेहतर करना। जी। और साथ ही ये समितियां बजट पर संसद में होने वाली बहस को ज्यादा विस्तृत और प्रभावी बनाने में भी मदद करती हैं। ये 24 समितियां मिलकर केंद्र सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने दायरे में ले लेती हैं। हर मंत्रालय के लिए एक तरह से एक समिति? लगभग, हाँ। जैसे गृह मंत्रालय समिति, वित्त समिति, रक्षा समिति, विदेश मंत्रालय समिति, कृषि समिति, रेलवे समिति, इस तरह से। इनकी बनावट कैसी होती है? सदस्य कहाँ से आते हैं? हर डीआरएससी में 31 सदस्य होते हैं। 31? हाँ, 31। इनमें से 21 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से। तो इसमें भी दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व है? जी हाँ, लोकसभा के सदस्यों को स्पीकर नामित करते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को सभापति। यहाँ भी वही नियम है कि कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। अगर कोई सदस्य समिति में नामित होने के बाद मंत्री बन जाता है तो उसे समिति से इस्तीफा देना पड़ता है। कार्यकाल? इनका कार्यकाल भी इनके गठन की तारीख से 1 साल का होता है। ये समितियां किसके अधीन काम करती हैं, लोकसभा या राज्यसभा? इन 24 में से 8 समितियां राज्यसभा के सभापति के निर्देशन में काम करती हैं और बाकी 16 लोकसभा के स्पीकर के निर्देशन में। ठीक है। अब सबसे अहम सवाल, ये करती क्या है? इनके रोजमर्रा के काम क्या है? इनके कई महत्वपूर्ण काम हैं। सबसे पहला और शायद सबसे चर्चित काम है मंत्रालयों की अनुदान मांगों, यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर विचार करना। अनुदान मांगे मतलब बजट में जो पैसा मंत्रालय मांगते हैं? हाँ, जब बजट पेश होता है और उस पर आम बहस हो जाती है तो उसके बाद सदन कुछ समय के लिए स्थगित हो जाता है। उस दौरान ये डीआरएससीज अपने अपने संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों की बहुत बारीकी से जांच करती हैं। लोकसभा में उन मांगों पर वोटिंग होने से पहले? जी हाँ, वोटिंग से पहले ये समितियां अपनी रिपोर्ट देती हैं। हालांकि इनकी रिपोर्ट में कटौती प्रस्ताव जैसा कोई सुझाव नहीं होता, मतलब ये सीधे सीधे बजट कम करने को नहीं कह सकती, लेकिन ये अपनी टिप्पणियां और सुझाव देती हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। बजट की असली पड़ताल यहीं होती होगी। काफी हद तक हाँ। दूसरा काम है, अगर कोई विधेयक, बिल यानी कानून का मसौदा इन मंत्रालयों से जुड़ा है और उसे सदन द्वारा समिति के पास भेजा गया है तो ये उसकी जांच करती हैं। अच्छा, बिलों की भी जांच? जी। तीसरा, ये मंत्रालयों की जो वार्षिक रिपोर्ट्स आती हैं
उन पर विचार करती हैं। और चौथा, अगर सरकार कोई राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी दीर्घकालिक नीति, नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स संसद में रखती है, तो ये समितियां उन पर भी विचार करती हैं। तो इनका दायरा तो काफी बड़ा है। बजट, बिल, रिपोर्ट्स, पॉलिसी, दस्तावेज। हाँ, ये अपने संबंधित मंत्रालयों के कामकाज के लगभग हर पहलू पर नजर रखती हैं। लेकिन क्या ये रोजमर्रा के काम में दखल देती हैं? नहीं, इनके लिए ये दिशा निर्देश हैं कि ये मंत्रालयों के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों पर विचार ना करें, और आमतौर पर ये उन मामलों पर भी विचार नहीं करती जो किसी दूसरी संसदीय समिति के दायरे में आते हों। और इनकी सिफारिशें, क्या वो बाध्यकारी हैं? नहीं, यहाँ भी वही बात है। इनकी सिफारिशें भी सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। अनुदान मांगों पर इनकी रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है? जब ये समितियां निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट दे देती हैं और इन्हें आमतौर पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता, तो फिर सदन उन रिपोर्ट्स की रोशनी में अनुदान मांगों पर विचार करता है और वोटिंग होती है। हर मंत्रालय की अनुदान मांगों पर समिति एक अलग रिपोर्ट देती है। और बिलों की जांच का क्या प्रोसेस है? जब कोई बिल इनके पास भेजा जाता है, तो ये उसके सामान्य सिद्धांतों और उसके अलग-अलग खंडों, क्लॉजेस पर विचार करती हैं। ये सिर्फ उन्हीं बिलों पर विचार करती हैं जो संसद के किसी भी सदन में पेश किए गए हों और स्पीकर या सभापति द्वारा इन्हें भेजे गए हों। इन्हें भी एक निश्चित समय में बिल पर अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो क्या इन DRSCs ने वाकई कोई फर्क डाला है? क्या ये उतनी प्रभावी साबित हुई है जितनी उम्मीद थी? या दलगत राजनीति से हटकर मुद्दों पर विचार करते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। दूसरा, इनकी प्रक्रिया सदन की तुलना में ज्यादा लचीली होती है। ये विशेषज्ञों को बुला सकती हैं, मंत्रालयों से ज्यादा गहराई से जानकारी मांग सकती हैं। तीसरा, इनके जरिए कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण ज्यादा विस्तृत, नजदीकी, निरंतर और गहन हुआ है। सरकार को पता है कि उसके काम की बारीकी से जांच होगी। इससे जवाबदेही बढ़ी है। बिल्कुल। चौथा, ये सार्वजनिक खर्च में किफायत और दक्षता लाने में मदद करती हैं, क्योंकि मंत्रालय अब अपनी मांगों को तैयार करने में ज्यादा सावधान रहते हैं। और सांसदों के लिए? हाँ, ये भी एक बड़ा फायदा है। इससे संसद के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को सरकार के कामकाज को गहराई से समझने और उसमें अपना योगदान देने का अवसर मिलता है, न कि सिर्फ सदन में बहस के दौरान। क्या ये विशेषज्ञों की राय भी लेती हैं? जी हाँ, ये अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए विशेषज्ञों, सार्वजनिक निकायों या संबंधित व्यक्तियों से सबूत या राय लेने के लिए अधिकृत है। इससे तो रिपोर्ट की गुणवत्ता बढ़ती होगी। निश्चित रूप से। और एक और बात, इनके जरिए विपक्षी दलों और राज्यसभा को भी कार्यपालिका पर, खासकर वित्तीय मामलों में, नियंत्रण रखने में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाने का मौका मिला है। तो कुल मिलाकर इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। क्या सरकार इनकी सिफारिशें मानती है? देखिए, मंत्रालय इनकी सिफारिशों के प्रति काफी ग्रहणशील रहे हैं। ज्यादातर मामलों में वो इन्हें स्वीकार करते हैं और उन पर कार्रवाई भी शुरू करते हैं। बहुत कम उदाहरण होते हैं जहां मंत्रालय सिफारिशों को लागू करने में असमर्थता जताते हैं। तो इनका असर होता है। हाँ, इनकी वजह से संसद में होने वाली बहसें ज्यादा जानकारीपूर्ण और केंद्रित हुई हैं। इन्होंने एक तरह से ज्ञान का भंडार या रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज तैयार किया है सरकारी कामकाज पर। ये सरकारी नीतियों को और बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं। ये तो काफी प्रभावशाली लगता है। हाँ, अगर हम इनकी प्रभावशीलता को इस आधार पर मापें कि ये अधिकारियों को कितना जवाबदेह ठहरा पाती हैं, कितनी जानकारी सामने लाती हैं, सदन और आम जनता पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है और सरकार के फैसलों पर ये कितना असर डालती हैं, तो इन पैमानों पर DRSCs ने अपनी उपयोगिता काफी हद तक साबित की है। चलिए, ये DRSCs तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्थायी समितियों की अगली श्रेणियां कौन सी हैं? आपने कहा था जांच करने वाली समितियों भी होती हैं। जी हाँ, तीसरी श्रेणी है जांच करने वाली समितियां, कमिटीज टू इंक्वायर। इनका मुख्य काम विशिष्ट मामलों की जांच पड़ताल करना होता है। इसमें 3 मुख्य समितियां हैं। 3। पहली, याचिका समिति, कमिटी ऑन पेटिशंस। ये उन याचिकाओं की जांच करती है जो विधेयकों पर या सामान्य सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर की जाते हैं। ये आम लोगों या संस्थाओं से मिलने वाले ज्ञापनों, रिप्रेजेंटेशंस पर भी विचार करती है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। अच्छा, जनता की आवाज सुनने का एक माध्यम। दूसरी है विशेषाधिकार समिति, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। इसका काम थोड़ा अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। ये सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन के मामलों की जांच करती है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य। और तीसरी?
तीसरी है आचार समिति, एथिक्स कमेटी। ये राज्यसभा में 1997 में और लोकसभा में 2000 में बनी थी। ये संसद सदस्यों के लिए जो आचार संहिता है उसे लागू करती है। अगर किसी सदस्य पर कदाचार का आरोप लगता है तो ये उसकी जांच करती है और कार्रवाई की सिफारिश करती है। इसका काम संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना है। इसमें भी लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये हो गई जांच करने वाली समितियां। चौथी श्रेणी कौन सी है? चौथी श्रेणी है जांच और नियंत्रण करने वाली समितियां, कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। ये सरकारी आश्वासनों, नियमों और अन्य चीजों की जांच और निगरानी करती हैं। इसमें 6 मुख्य समितियां हैं। 6 संक्षेप में बताइए इनके बारे में। पहली, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। ये 1953 में बनी थी। ये देखती है कि मंत्रियों ने समय समय पर सदन में जो आश्वासन, वादे या वचन दिए हैं वो किस हद तक पूरे किए गए। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 सदस्य। अच्छा, मंत्रियों के वादों का हिसाब रखती है। दूसरी, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये भी 1953 में बनी। ये जांच करती है कि सरकार को नियम, उपनियम, विनियम आदि बनाने की जो शक्ति संसद ने या संविधान ने दी है, जिसे प्रत्यायोजित विधान या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। कहीं सरकार अपनी शक्तियों से बाहर तो नहीं जा रही। दोनों सदनों में 15-15 सदस्य होते हैं। तीसरी, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। ये 1975 में बनी। ये उन सभी कागजातों की जांच करती है जो मंत्री सदन के पटल पर रखते हैं, ये देखने के लिए कि वो संविधान या संबंधित कानून या नियम के प्रावधानों के अनुसार हैं या नहीं। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। ठीक है। चौथी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्टों पर विचार करती है और एससी/एसटी समुदायों के कल्याण से जुड़े सभी मामलों की जांच करती है, जैसे उनके संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन, कल्याण कार्यक्रमों का कामकाज आदि। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। पांचवी, महिला अधिकारिता संबंधी समिति, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये 1997 में बनी। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है और ये जांचती है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सभी क्षेत्रों में स्थिति, गरिमा और समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं। इसमें भी 30 सदस्य हैं, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। और छठी है लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति, जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट। ये जांच करती है कि केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा बनाई गई विभिन्न समितियों या निकायों में कौन से पद लाभ के पद माने जा सकते हैं, जिन्हें धारण करने पर कोई व्यक्ति संसद सदस्य बनने या बने रहने के लिए अयोग्य हो सकता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा। ठीक है, ये तो काफी विस्तृत जांच और नियंत्रण का तंत्र है। अब पांचवी श्रेणी डे टू डे बिजनेस से संबंधित है। ये सदन के कामकाज को सुचारू बनाती हैं। इसमें 4 मुख्य समितियां हैं। 4 और पहली, कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है। ये तय करती है कि किस सरकारी विधायी या अन्य कार्य पर चर्चा के लिए कितना समय आवंटित किया जाएगा। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और स्पीकर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं और सभापति पदेन अध्यक्ष होते हैं। दूसरी सिर्फ लोकसभा में होती है, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस। ये उन बिलों और प्रस्तावों को देखती है जो मंत्रियों के अलावा अन्य सदस्यों, जिन्हें प्राइवेट मेंबर कहते हैं, द्वारा पेश किए जाते हैं। ये उनका वर्गीकरण करती है और उन पर चर्चा के लिए समय तय करती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं और डिप्टी स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में ये काम कौन करता है? राज्यसभा में ये काम वहां की कार्य मंत्रणा समिति ही करती है। ठीक है। तीसरी, नियम समिति, रूल्स कमेटी। ये सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है और सदन के नियमों में जरूरी संशोधन या परिवर्धन की सिफारिश करती है। लोकसभा में 15 सदस्य, स्पीकर पदेन अध्यक्ष।
राज्यसभा में 16 सदस्य, सभापति पदेन अध्यक्ष। और चौथी भी सिर्फ लोकसभा में होती है, सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। ये उन सदस्यों के आवेदनों पर विचार करती है जो सदन की बैठकों से छुट्टी चाहते हैं। ये उन मामलों की भी जांच करती है जहां कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन या उससे ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहा हो। इसमें 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में इसका काम? राज्यसभा में ऐसी कोई अलग समिति नहीं है, ऐसे मामले सदन द्वारा ही निपटाए होते हैं। ठीक है। अब स्थायी समितियों की छठी और आखिरी श्रेणी। छठी श्रेणी है सदन व्यवस्था समितियां या सेवा समितियां, हाउसकीपिंग कमिटीज और सर्विस कमिटीज। इनका संबंध सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं से है। इसमें भी 4 मुख्य प्रकार हैं। सुविधाएं मतलब? जैसे आवास, लाइब्रेरी आदि। पहली है सामान्य प्रयोजन समिति, जनरल पर्पसेस कमेटी। ये सदन के उन मामलों पर विचार करती है और सलाह देती है जो किसी अन्य संसदीय समिति के दायरे में नहीं आते। हर सदन में इसकी अपनी समिति होती है। इसमें पीठासीन अधिकारी, स्पीकर, सभापति, अध्यक्ष होते हैं और उपपीठासीन अधिकारी, उपसभापति, चेयरपर्सन पैनल के सदस्य, सभी डीआरसीज के अध्यक्ष, मान्यता प्राप्त दलों के नेता और कुछ अन्य नामित सदस्य होते हैं। दूसरी आवास समिति, हाउस कमिटी। ये सदस्यों के आवासीय आवास और दिल्ली में उनके घरों और हॉस्टलों में मिलने वाली अन्य सुविधाओं जैसे भोजन, चिकित्सा सहायता आदि से संबंधित है। दोनों सदनों की अपनी अपनी आवास समितियां हैं। लोकसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य। तीसरी पुस्तकालय समिति, लाइब्रेरी कमेटी। ये संसद के पुस्तकालय से जुड़े सभी मामलों पर विचार करती है और सदस्यों को लाइब्रेरी की सेवाओं का उपयोग करने में मदद करती है। इसमें 9 सदस्य होते हैं, 6 लोकसभा, 3 राज्यसभा। और चौथी संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, जॉइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत बनी है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा। ये सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन को विनियमित करने के लिए नियम बनाती है। वाह, तो ये हैं स्थायी समितियों की 6 श्रेणियां। ये तो सचमुच एक पूरा नेटवर्क है जो संसद के अंदरूनी कामकाज को संभालता है। बिल्कुल, ये समितियां संसद के काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्दे के पीछे रहकर करती हैं। ये तो हुई स्थायी समितियां। अब जरा उन दूसरे तरह की समितियों पर आते हैं, तदर्थ समितियां, एडहॉक कमिटीज। आपने बताया था ये अस्थायी होती हैं। और जी हाँ, बिल्कुल। इन्हें किसी विशिष्ट कार्य, स्पेसिफिक टास्क के लिए गठित किया जाता है और वो काम पूरा होते ही ये समाप्त हो जाती हैं। इन्हें भी हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जांच समितियां और सलाहकार समितियां। तदर्थ में भी जांच समितियां। ये स्थायी वाली जांच समितियों से कैसे अलग है? ये किसी खास, एकदम विशिष्ट विषय की जांच के लिए बनती हैं जो शायद स्थायी समिति के दायरे में ना आता हो या जिसके लिए एक अलग समर्पित जांच की जरूरत महसूस हो। इन्हें समय समय पर बनाया जाता है, या तो दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा या स्पीकर सभापति द्वारा। कोई उदाहरण? जैसे समय समय पर रेलवे अभिसमय समिति बनती रही है जो रेलवे के वित्त से जुड़े मुद्दों को देखती है, या सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैड्स के कामकाज पर समिति बन सकती है, या मान लीजिए संसद परिसर की सुरक्षा पर कोई खास चिंता उभरी तो उस पर एक संयुक्त समिति बन सकती है, या किसी सदस्य के किसी कथित अनुचित आचरण की जांच के लिए विशेष समिति गठित की जा सकती है। समझ गया। ये किसी खास घटना या मुद्दे के लिए बनती हैं जी, और काम पूरा होने पर भंग हो जाती हैं। और दूसरी तदर्थ समिति, सलाहकार समितियां, ये किस पर सलाह देती हैं? इनमें मुख्य रूप से विधेयकों पर बनने वाली प्रवर या संयुक्त समितियां शामिल हैं। अच्छा, जो किसी खास बिल की जांच के लिए बनती है? हाँ, जब कोई विधेयक यानी बिल सामान्य चर्चा के लिए सदन के सामने आता है तो सदन ये फैसला कर सकता है कि इसे और गहराई से जांचने के लिए एक समिति को सौंप दिया जाए। ये कैसे होता है? इसके लिए सदन में एक प्रस्ताव यानी मोशन लाया जाता है। अगर प्रस्ताव ये है कि बिल को उसी सदन के सदस्यों की एक समिति को भेजा जाए तो वो प्रवर समिति, सिलेक्ट कमिटी कहलाती है। अगर प्रस्ताव ये है कि बिल को दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति को भेजा जाए तो वो संयुक्त समिति कहलाती है। अगर संयुक्त समिति बनानी है तो जिस सदन में बिल पेश हुआ है वो प्रस्ताव पास करके दूसरे सदन को सूचित करता है और उनसे अनुरोध करता है कि वो भी अपने सदस्यों को समिति में नामित करें। फिर ये समिति उस बिल का क्या करती है? ये समिति उस बिल पर खंड दर खंड, क्लॉज बाय क्लॉज वैसे ही विचार करती है जैसे सदन करता है।
समिति के सदस्य उसमें संशोधन भी प्रस्तावित कर सकते हैं। क्या ये बाहर के लोगों से भी राय ले सकती है? हाँ, बिल्कुल। समिति उन संघों, सार्वजनिक निकायों या विशेषज्ञों के साक्ष्य भी ले सकती हैं जो उस विधेयक में रुचि रखते हो या जिनके पास विशेषज्ञता हो। और फिर पूरी तरह विचार करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करती है। अगर समिति के कुछ सदस्य बहुमत की रिपोर्ट से सहमत नहीं होते तो वे रिपोर्ट में अपनी असहमति के नोट्स, मिनट्स ऑफ डिसेंट भी जोड़ सकते हैं। ये तो बिल पास करने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हुआ। जी हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि जटिल या विवादास्पद विधेयकों पर पूरी तरह से विचार विमर्श हो जाए और कानून बनने से पहले उसमें जरूरी सुधार किए जा सकें। ठीक है, तो ये हो गई तदर्थ समितियां। अब आखिर में एक बार फिर उन परामर्शदात्री समितियों पर वापस आते हैं जिनका जिक्र शुरू में हुआ था। आपने कहा था कि ये संसदीय समितियां नहीं हैं। क्यों नहीं है, ये एक बार फिर स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें भी सांसद होते हैं और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, ये समितियां केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों या विभागों से जुड़ी होती हैं। ठीक है। इनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और उस मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री या राज्य मंत्री होते हैं वो उस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष होते हैं। मंत्री अध्यक्ष होते हैं जी। इनका मुख्य उद्देश्य होता है मंत्रियों और संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर और उनके कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन पर अनौपचारिक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना। अनौपचारिक चर्चा? हाँ, ये औपचारिक जांच या नियंत्रण वाली समितियां नहीं हैं। इन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स गठित करता है। इनकी सदस्यता भी स्वैच्छिक होती है, सदस्यों और उनकी पार्टियों की पसंद पर निर्भर करती है। ये कब बनती हैं? ये नई लोकसभा के गठन के बाद, आम चुनावों के बाद गठित की जाती हैं और जैसे ही लोकसभा भंग होती है ये समितियां भी भंग हो जाती हैं। तो ये संसदीय समिति क्यों नहीं है? वो 4 शर्तें कहाँ पूरी नहीं होती? देखिए, पहली शर्त, इन्हें सदन नियुक्त या निर्वाचित नहीं करता, इन्हें सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय गठित करती है। दूसरी शर्त, ये स्पीकर या सभापति के निर्देशन में काम नहीं करती, ये मंत्री के अध्यक्षता में अनौपचारिक चर्चा करती हैं। तीसरी शर्त, ये अपनी रिपोर्ट सदन को या स्पीकर सभापति को नहीं देती। और चौथी शर्त, इनका सचिवालय स्टाफ लोकसभा या राज्यसभा द्वारा प्रदान नहीं किया जाता बल्कि संसदीय कार्य मंत्रालय व्यवस्था करता है। अच्छा, तो ये चारों मुख्य शर्तें पूरी नहीं करती? जी हाँ, इसीलिए हालांकि इनमें सांसद होते हैं, ये तकनीकी रूप से संसदीय समितियां नहीं हैं, ये बस सलाह मशवरे का एक मंच है। बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया अब ये अंतर। तो आज हमने देखा कि कैसे ये संसदीय समितियां, चाहे वो स्थायी हों या तदर्थ, भारतीय संसद के कामकाज का एक कितना अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय समितियों से लेकर मंत्रालयों पर नजर रखने वाली DRSCs और फिर जांच, नियंत्रण, सदन संचालन और सेवा संबंधी अनगिनत समितियां, ये सब मिलकर एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं। हाँ, जो संसद को उसके विशाल और पेचीदा कामों को प्रभावी ढंग से निपटाने में मदद करता है। जी, और हालांकि हमने उनकी कुछ सीमाएं भी देखी, जैसे कई की सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी होती हैं, कुछ का काम पोस्टमार्टम जैसा होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि विस्तृत जांच सुनिश्चित करने, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने और संसद की जवाबदेही को मजबूत करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाँ, आज की चर्चा का उद्देश्य भी यही था कि इनके महत्व और कामकाज को विस्तार से समझा जाए। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा से श्रोताओं को इन समितियों की कार्यप्रणाली की एक साफ और गहरी तस्वीर मिली होगी। मुझे तो लगता है जरूर मिली होगी। अब जाते जाते एक सवाल विचार के लिए छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, हमारे पास जांच और जवाबदेही के लिए इतनी विस्तृत और कह सकते हैं जटिल समिति व्यवस्था मौजूद है, तो सवाल ये उठता है कि आम नागरिक या विद्यार्थी या कोई भी जो शासन में रुचि रखता है वो इन समितियों द्वारा किए जा रहे काम और इनकी रिपोर्टों से और ज़्यादा प्रभावी ढंग से कैसे जुड़ सकता है, कैसे इनका इस्तेमाल शासन को बेहतर ढंग से समझने और शायद उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इन रिपोर्टों तक पहुंच और उनकी समझ कैसे बढ़ाई जाए? हाँ, या फिर ये देखते हुए कि कई सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी होती हैं, क्या ऐसे कोई और तंत्र या तरीके हो सकते हैं जिनसे इन समितियों की गहन जांच पड़ताल का असर सरकारी कामकाज पर और ज़्यादा ठोस और बाध्यकारी बनाया जा सके? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद आगे और सोचने और बहस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु।
बहुत बहुत धन्यवाद इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए। धन्यवाद।